खबर छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की प्रमुख खबरों की। राजधानी रायपुर से इस वक्त खबर मिल रही है, जहां पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ में फिलहाल बसों का संचालन नहीं होगा। ये फैसला बसों का संचालन न करने का खुद बस एसोसिएशन ने लिया है। बस एसोसिएशन ने यह फैसला लिया है कि फिलहाल प्रदेश में बसों का संचालन नहीं करेंगे। लॉकडाउन जब खत्म होगा उसके बाद बसों का संचालन वो प्रारंभ करेंगे। बता दें आपको कि 21 जुलाई से प्रदेश में बसों का परिवहन बंद है। टैक्स में छूट देने की मांग पर बस संचालक सरकार से मांग कर रहे हैं। जी, आप लोग आए थे आज, क्या आप लोगों ने बातें रखी? हम लोग आज आए थे, माननीय ताम्रध्वज जी गृह मंत्री जी का जन्मदिन था, तो उनको जन्मदिन की बधाई भी देना था। और हम अपना वही 7 सूत्री मांगों को लेकर आए थे, जो बस चलाने में जो मार्च 20 से बंद है, उस संबंध में जुलाई माह में हमसे चर्चा वर्चा हुई और सब ये कहा गया कि आपकी सारी मांगें मान ली जाएगी, अब गाड़ी चालू कर दो। हमने 7 जुलाई से गाड़ी चालू की और 21 जुलाई तक गाड़ी चलाई है। टैक्स भी पटाया और 15 दिन में कम से कम हर बस मालिक को एक एक बस के पीछे पर डे 2 से 3 हज़ार रुपये डीजल का अपनी जेब से देना पड़ा। अब हम लोगों ने ये तय कर लिया है कि भाई अब इस पार या उस पार की लड़ाई, क्योंकि सारे लोग प्रदेश में हर जगह हर आदमी हर ऑपरेटर अपने अपने विधायक से कलेक्टर से मिल के ज्ञापन दिए हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। तो अब हम लोगों ने आज ये इन्होंने को भी ज्ञापन दे दिया और आज या कल शायद सीएम से हमारी चर्चा अगर हो जाएगी। इन्होंने से भी निवेदन किया है ताम्रध्वज जी से कि भाई सीएम साहब से हमारी मुलाकात करा दो। और भी 2-3 लोगों से चर्चा हुई, तो लॉकडाउन के कारण नहीं हो पाई। मुलाकात अगर होगी, अगर कोई सही ढंग से निष्कर्ष निकलता नहीं है, हमारी बातों को सहानुभूति पूर्वक सुनकर अगर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते हैं, तो हम गाड़ियां नहीं चलाएंगे। छत्तीसगढ़ में पूरी बसें बंद रहेगी। क्यों? प्रमुख मांगे हमारी 3 हैं। सबसे पहले तो हमारा टैक्स माफ़ किया जाए, क्योंकि आज जब जो भी स्थिति बनती है, सबको पता है कि हमने जब 15 दिन लॉकडाउन, अभी 7 तारीख से गाड़ी चली, इसमें 2-3-4% से ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं चली। वही गाड़ियाँ नहीं चल पाई तो 100% गाड़ियाँ कहाँ से चलेगी? दूसरा, 13 रुपया से ऊपर आज डीजल बढ़ चुका है। हमारा किराया वृद्धि किया जाए और कम से कम हम मांग कर रहे हैं कि हमारी मार्च तक का टैक्स माफ़ किया जाए। मार्च के पहले कोरोना में कंट्रोल होना नहीं है। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम है। आज ये मान लिए जैसे हम टोटल छत्तीसगढ़ की पूरी बसें चलती है तो एक माह का टैक्स 5 से 5.5 करोड़ रुपया होता है। 12,000 13,000 बसें जो भी है, आज हम सिर्फ गाड़ी को निष्प्रयोग में रखने के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपया महीने का पटा रहे हैं। हम लोग करेंगे विशेष संवाददाता मोहन तिवारी का इस खबर पर ज्यादा बातचीत। जानकारी के लिए जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पर। मोहन, हम देख रहे हैं कि यातायात को लेकर तो काफी उलझन है। एक तरफ यात्री नहीं मिल रहे हैं बसों को, बस संचालक जो है अपनी मांग भी कर रहे हैं टैक्स को लेकर, किराए को लेकर, और सरकार कह रही है कि सरकार की तरफ से अभी कोई रिस्पॉन्स भी नहीं मिल रहा है। क्या है फिलहाल पूरा अपडेट जानकारी? बिल्कुल, देखिए, जब से लॉकडाउन देश में हुआ था उस समय से ही बसों को संचालन करने में बस संचालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था और इसीलिए 3 महीने जो बस थी वो बंद थी। लेकिन सरकार ने इन्हें इस आश्वासन पे शुरू कराया कि 3 महीनों की और टैक्स में छूट दी जाएगी ताकि बस संचालक अपनी बसों का संचालन कर सकें। लेकिन उसके बावजूद बस संचालकों को लगातार घाटा सहना पड़ रहा है, क्योंकि यात्री मिल नहीं रहे हैं और उस रूट में बसों का जिसे परमिट है उसे बस चलाना अनिवार्य था। इस वजह से उनको दोहरी मार पड़ रही है और जो टैक्स की छूट है वो भी अब 3 महीने की खत्म हो गई है। तो इस छूट को अगले मार्च तक बढ़ाने की मांग को लेकर बस संचालकों ने साफ कर दिया है कि अब वो बस चलाने की स्थिति में नहीं है। 21 जुलाई से हालांकि छत्तीसगढ़ में बसें नहीं चल रही हैं, लेकिन अब उन्हें लॉकडाउन के बाद शुरू करना था। तो बस संचालकों ने अब साफ किया है, क्योंकि उन्हें अतिरिक्त घाटा हो रहा है, बैंकों की किस्त वो नहीं पटा पा रहे हैं और इसीलिए अब बसों का वो संचालन नहीं करेंगे जब तक सरकार ये आश्वासन ना दे कि अगले साल के मार्च तक उन्हें टैक्स में पूरी तरीके से छूट नहीं मिलती। तो इसी को लेकर आज मंत्रियों से उनकी मुलाकात हुई है। मुख्यमंत्री से भी मिलकर ये सारे बस संचालक अपनी मांग रखेंगे। फिलहाल कल से जो लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद ये बस संचालन का जो काम था वो नहीं हो पाएगा। जी चलिए, धन्यवाद जानकारी और बातचीत के लिए मोहन आपका। और इधर अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में लगे लॉकडाउन की, जिसका आज आखिरी दिन है। राज्य सरकार फिलहाल लॉकडाउन आगे बढ़ाने के कोई मूड में नहीं।
बताया जा रहा है कि राज्य में लॉकडाउन की वजह से 14 दिनों में मरीजों की संख्या में कमी आई है। इस वजह से अब सरकार के स्तर पर लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला नहीं होगा। जिलों की स्थिति को देखते हुए कलेक्टर ही फैसला करेंगे। बता दें कि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी थी। इसे देखते हुए 21-22 जुलाई से राज्य के दर्जन भर शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन का फैसला लिया गया था। बाद में इसे 6 अगस्त तक बढ़ा दिया गया था। हालांकि जो ज्यादा संक्रमण वाले जिले हैं वहां पर आखिर क्या आगे एक्शन लेना है या फैसला लेना है, इस पर जो है फैसला खुद वहां के कलेक्टर करेंगे। लेकिन फिलहाल लॉकडाउन आगे बढ़ाने का ऐसा कोई इरादा सरकार का तो नजर नहीं आता। बता दें आपको कि अलग अलग जिलों में 21-22 जुलाई से लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी, लॉकडाउन लगा था। उसके बाद लॉकडाउन को बढ़ाया गया था 6 अगस्त तक के लिए। और आज चूंकि 6 अगस्त तारीख है, आज आखिरी दिन है लॉकडाउन का। बीच में जरूर त्योहार जब आए थे, बकरी ईद और रक्षाबंधन का त्योहार, उस वक्त जरूर एक आंशिक छूट दी गई थी सुबह के वक्त 4 घंटे के लिए दुकानों को खोलने के लिए, ताकि लोग अपने ज़रूरी जो सामान है वो खरीद सके, खरीदारी कर सकें और उनके त्योहार फीके ना जाए। इधर कोरिया से सुकमा तक निर्मित होने वाला रामवन गमन पथ कदम कदम पर राममय होगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने जो कार्य योजना तैयार की है उसमें तीर्थ और पर्यटनों स्थलों के द्वार से लेकर लैंप पोस्ट और बेंच तक के सौंदर्यीकरण का विशेष ख्याल रखा गया है। बुधवार को छत्तीसगढ़ की सरकार ने 3D तस्वीरें जारी की। करीब 137 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट में अगस्त महीने के आखिरी सप्ताह से काम शुरू हो जाएगा। इसकी शुरुआत रायपुर के पास चंदखुरी के माता कौशल्या मंदिर से होगी। लगभग 1400 किलोमीटर सड़कों के दोनों तरफ वृक्षारोपण होगा। रामवन गमन पथ पर पहले चरण में 9 स्थानों का चयन किया गया है। सभी जगहों पर लैंडस्केपिंग, प्रीकास्ट और फैब्रिकेशन वर्क। गेट पर भगवान राम का धनुष तीर होगा, राम के झंडे लगेंगे, प्राचीन लुक के लैंपपोस्ट लगेंगे। पथ को सुगम बनाना चाहिए। पथ के तरफ हर तरफ जो रोड ब्यूटी है, बोर्ड्स लगने चाहिए, वो तत्काल लगने चाहिए। और जो 9 स्थानों पे तुरतुरिया से लेकर के हरचौका से लेकर के रामाराम तक, शिवरी नारायण राजीव, ये जो शामिल है, इनका डेवलपमेंट का जो प्लान पर्यटन विभाग ने आज प्रस्तुत किया। और माता कौशल्या की जो मंदिर है चंदखुरी में, जो उनका जन्म स्थान है, उसको भव्य बनाने के संदर्भ में जो सरकार का निर्णय है, उसके बारे में जो DPR बनाया गया है, उसकी प्रस्तुति आज पर्यटन विभाग के द्वारा। तो पूरे रामवन गमन पथ को इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है ताकि यहां से गुजरने वाले, पथ से गुजरने वाले लोगों को कदम कदम पर भगवान श्री राम के दर्शन हो। पथ की कुल लंबाई लगभग 2260 किलोमीटर है। इन रास्तों पर किनारे जो है दोनों तरफ सड़कों के पगडंडी जो रहेगी, जो जगह रहेगा पथ का, वो जगह के दोनों तरफ साइन बोर्ड, श्री राम के वनवास से जुड़ी कथाएं देखने और सुनने को मिलेंगी। वहीं शिवरी नारायण ब्रिज के ऊपर लेजर लाइट शो का इंतजाम भी होगा। धमतरी जिले में सप्तऋषि आश्रम का सौंदर्यीकरण किया जाना है। नगरी को पर्यटन हब के रूप में विकसित किए जाने की भी योजना है। बायोडायवर्सिटी पार्क बनेंगे और जिन 9 जगहों को डेवलप किया जा रहा है उनमें सीतामढ़ी, हरचौका, रामगढ़ जो कि सरगुजा में, शिवरी नारायण जारगीन चांपा, तुरतुरिया जो बलौदा बाजार में, चंदखुरी रायपुर में, इस तरह से अलग अलग जगहों को सौंदर्यीकरण करते हुए इनका विकास होगा। हम रुक करेंगे इस वक्त विशेष संवाददाता मोहन तिवारी हमारे साथ राजधानी रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। मोहन, जाहिर है कि कल ही हमने देखा बुधवार को जिस तरह अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के मंदिर निर्माण के पहले भूमि पूजन हुआ, उसके बाद तो यकीन मानिए ऐसा लग रहा है कि पूरे विश्व में एक आध्यात्मिक अंगड़ाई आ रही है। और कहीं ना कहीं वही असर हम छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं। रामवन गमन पथ को जिस तरह से सौंदर्यीकरण की खबरें चल रही है, क्या रूपरेखा होगी इस पूरे रामवन गमन पथ की? बिल्कुल, देखिए, ये छत्तीसगढ़ के लिए कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजना में से एक महत्वपूर्ण योजना ये है कि वो ये चाहते थे कि छत्तीसगढ़ में जहाँ जहाँ से भगवान राम गुजरें उसे राम वन पथ गमन मार्ग के रूप में विकसित किया जाए। और ऐसे 55 स्थानों को चिन्हित किया जा चुका है जहाँ पर भगवान राम के रुकने के जो है वो पौराणिक तथ्य सामने आए हैं। इसीलिए सरकार की कोशिश ये है कि इन स्थानों को विकसित किया
किया जाए और इसके लिए पहले चरण में 9 प्रमुख स्थानों को चिन्हित किया गया है। इसी संबंध में कल मुख्यमंत्री निवास में एक बड़ा प्रेजेंटेशन भी हुआ। हालांकि ये योजना पहले से शुरू की जा चुकी है, लेकिन अब इसे और गति देने की जो कोशिशें हैं वो शुरू हो गई है और इसी सिलसिले में हम देख रहे हैं कि पूरा जो मार्ग है सरगुजा से लेकर कोंटा तक जो 9 अलग अलग स्थान हैं उन्हें तो पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया ही जाएगा। ये जो पूरा मार्ग है उसे बड़ी अच्छी चौड़ी सड़कों के रूप में विकसित करने की सरकार की तैयारी है। साथ ही बीच बीच में ऐसे संदर्भों को जो है प्रदर्शित किया जाएगा जिससे लोगों को पता चल सके कि इस मार्ग से भगवान राम गुजरे थे, कहाँ पर कौन सा मंदिर है, उसको पौराणिक और आध्यात्मिक रूप से सजाने और सौंदर्यीकरण करने की सरकार की तैयारी है। तो इन सब तैयारियों को अमली जामा पहनाने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। हालांकि अब क्योंकि अयोध्या में भी राम मंदिर बन रहा है, इसलिए इन सब चीज़ों को उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है कि जब भगवान राम का अयोध्या में मंदिर बन रहा है तो छत्तीसगढ़ में भी उस मार्ग को विकसित किए जाने की ज़रूरत है जहाँ से भगवान राम गुजरे थे। तो उन सब बातों को लेकर सरकार की तैयारियां तेजी पर है और इसी सिलसिले में हम देख रहे हैं कि जो नई तस्वीरें आई है जिससे पता चलता है कि ये जो मार्ग है वो कितना वैभवशाली होगा, किस ढंग से आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा और किस ढंग से उसे भगवान राम को समर्पित करते हुए बनाया जाएगा ताकि जो इससे गुजरने वाले लोग हैं वो महसूस कर सकें कि इसी मार्ग से भगवान राम गुजरे थे। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने मोहन, और जाहिर है कि सरकार की मंशा यही है इसमें कि तमाम जो लोग वहां से गुजरे उन्हें एक अलग ही अनुभूति हो जहां जहां से भगवान प्रभु श्री राम गुजरे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। अयोध्या में श्री राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद राजनीतिक दलों में श्रेय लेने की होड़ मचने लगी है। बीजेपी ने जहां राम मंदिर निर्माण का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है, तो वहीं कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि 1986 में जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने राम मंदिर का शिलान्यास किया था और राजीव गांधी की तो इच्छा थी कि जल्द ही राम मंदिर बने। अगर उनको ये चाहत था कि वास्तव में राम मंदिर बने तो 92 में जब हमारे कार सेवक लोग गए थे तो क्यों 92 में जब कार सेवक गए थे तो किस लिए उनको गोली मार दिए थे, किस लिए इस गवर्नमेंट को भंग कर दिए थे। 3 गवर्नमेंट था, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। खाली कार सेवक ने उन बाबर मस्जिद को तोड़ दिया था करके उस सरकार को भंग कर दिया और हजारों कार सेवक को गोली मार के उस राम मंदिर बनाने के लिए वह शहीद हो गए। और अब बात करते हैं निगम मंडल की सूची की, जहां प्रदेश में ये दूसरी सूची निगम मंडल की जल्द ही जारी हो सकती है और इसको लेकर हलचलें भी तेज हो गई हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया शुक्रवार को छत्तीसगढ़ का संभावित दौरा कर सकते हैं, जिसमें पीएल पुनिया दूसरी सूची के करीब 100 से ज्यादा नामों पर अंतिम मोहर लगा सकते हैं। राजधानी रायपुर में इस बार कोरोना के साए में आजादी पर्व मनाया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के लिए सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। राजधानी में सीएम भूपेश बघेल पुलिस परेड ग्राउंड में 15 अगस्त को ध्वजारोहण करेंगे। राज्य और जिला स्तर पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ संक्षिप्त समारोह होगा। डॉक्टर्स, पुलिस, स्वास्थ्य और स्वच्छता कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। राज्य, जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर के कार्यक्रमों में स्कूली छात्र छात्राओं को एकत्र करने और सांस्कृतिक कार्यक्रम पर रोक लगा दी है। जीएडी ने कहा है कि अतिथियों को भी सीमित संख्या में ही आमंत्रित किया जाएगा। बैठक व्यवस्था में सामाजिक एवं व्यक्तिगत दूरी बनी रहे, इसका विशेष ख्याल रखा जाएगा। गाइडलाइंस का पालन करते हुए उन्होंने कहा कि राजधानी में ध्वजारोहण के बाद पुलिस और अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों द्वारा सलामी दी जाएगी। प्रदेश के राजनांदगांव से खबर, जहां राजनांदगांव जिले में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटे में राजनांदगांव जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के 33 नए मामले सामने आए हैं और 33 नए आंकड़े सामने आने के बाद कुल मरीजों का जो आंकड़ा है वो 811 पर पहुंच गया है। नए मरीजों में 25 मरीज जो आईटीबीपी के जवान हैं, वहीं आईटीबीपी के संक्रमित जवानों का आंकड़ा अब 300 पर पहुंच गया, यानी कि 300 जवान अब तक संक्रमित हो चुके हैं। बता दें आपको कि राजनांदगांव जिले में अब तक 591 मरीज ठीक हो चुके हैं, वहीं 216 एक्टिव केस हैं। इधर जांजगीर चांपा के कोविड अस्पताल में कोरोना मरीज ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया।
बताया जा रहा है कि माल खरोदा क्षेत्र के युवक को कोरोना पॉजिटिव मिलने पर 4 अगस्त को कोविड अस्पताल में भर्ती किया गया था। ये युवक गुजरात से आया था, जिसके बाद उसकी कोरोना जांच हुई और फिर रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उसे कोविड अस्पताल में भर्ती किया गया था। युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी क्यों की, फिलहाल कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। सुबह सूचना मिली कि यहाँ पे एक व्यक्ति जो कोविड पॉजिटिव आया था और दिनांक 4/8/2020 से यहाँ एडमिट था, उसने यहाँ के टॉयलेट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना पर से पुलिस की टीम और जिला प्रशासन की टीम मौके पर आई हुई है। प्रथम दृष्टया देखने से कोविड पेशेंट द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करना प्रतीत हो रहा है, जिस पर से मामले में भी मर्ग पंचनामा कार्रवाई की जा रही है। इधर बिलाईगढ़ में पंचायत सचिवों के संविलियन के लिए प्रदेश के 50 विधायकों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम एक पत्र लिखा है। दरअसल सरकार 500 रुपए मासिक मानदेय पर शिक्षाकर्मी और पंचायत कर्मी की भर्ती ग्राम पंचायत से प्रारंभ कर रही है। हालांकि शिक्षाकर्मियों के 2 साल पूरे होने पर संविलियन करते हुए समस्त सुविधाएं प्रदान करने की भी बात है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने वाले ग्राम पंचायत सचिवों का संविलियन नहीं किया गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए बिलाईगढ़ विधायक और संसदीय सचिव चंद्रदेव राय सहित प्रदेश के 50 विधायकों ने पंचायत सचिवों की संविलियन के लिए मुख्यमंत्री के नाम अनुशंसा पत्र लिखकर संविलियन किए जाने की मांग की है। हम लोगों का नियुक्ति जो है पंचायत कर्मी के रूप में 1996 से लेकर के हुआ है। हम लोग इतने हैं कि हम लोग जेल भरो आंदोलन तक किए थे, उसमें केवल सरकार से आश्वासन मिला है और हम लोग जो वेतन मिलता है वो शासन के विशेष घटक के तहत दिया जाता है। हमारी प्रमुख मांग है कि हमको जो है शासन की स्थापना भत्ता से जो मिलता है वेतन नियमित, वो उसमें किया जाए, जिसमें सरकार को बजट नहीं लगेगा सरकार को हम लोग देने में। यही हम लोगों की मांग है। सरकार जो है हम लोगों को 2 वर्ष परीक्षा अवधि समाप्त होने के बाद नियमितीकरण किया जाए। नियमितीकरण करने से भी कोई ज़्यादा बोझ, कोई वित्तीय प्रभार ज़्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग की संख्या 11,976 है और 11,976 में 50% से अधिक पंचायत सचिव को 5200 से 20,200 ग्रेड पे 2400 मिल रहा है। केवल 5,776 सचिव को 5200 से 20,200 ग्रेड पे ले जा करके नियमितीकरण करना है, जिसमें सालाना 108 करोड़ का केवल वित्तीय प्रभार पड़ेगा गवर्नमेंट को। इधर कोरबा में जंगली हाथियों का आतंक लगातार जारी है। घर के बाहर खड़ी एक मां और बेटी पर जंगली हाथी ने इस बार हमला कर दिया। इस हमले में महिला की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं जैसे तैसे मासूम की जान बच गई। ग्रामीणों की सूचना मिलने के बाद वन अमला मौके पर पहुंचा, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। कटघोरा वन मंडल के एतमनार गांव का ये पूरा मामला है। कवर्धा के रानी सागर गांव के पास शराब से भरा एक ट्रक पलट गया, जिसके बाद जानकारी के मुताबिक ट्रक रायपुर से कोई लेकर शराब जा रहा था और इस दौरान रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे पर रानी सागर गांव के पास ये ट्रक का टायर फट गया और ट्रक पलट गया। यह हादसा हो गया, जिसमें ट्रक चालक घायल हो गया। इलाज के लिए उसे फिलहाल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज चल रहा है उसका, लेकिन इस दौरान शराब लूटने वालों में होड़ सी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शराब लूटने वालों को वहां से भगाया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कवर्धा से इस वक्त खबर मिल रही है, जहां उप स्वास्थ्य केंद्र में पानी भर गया है। अधिक बारिश होने की वजह से कवर्धा के उप स्वास्थ्य केंद्र में पानी भर गया है बारिश का, और बताया जा रहा है कि यहां उप स्वास्थ्य केंद्र में जो दवाइयां रखी हुई थी, जो दवाइयां हैं वो पानी भरने के कारण अब यहां काफ़ी परेशानी हो रही है। तो फिलहाल दवाइयां भी खराब होने की खबर है कि पानी की वजह से दवाइयां कुछ खराब हुई है। प्रशासन की एक लापरवाही सामने और अव्यवस्था जो यहां पर की गई है, उसी का हम इसे कहेंगे परिणाम। नुकसान हुआ है। बारिश के वक्त अगर नदी नाले उफान पर हो तो जान जोखिम में मत डालिए। धमतरी जिले से एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जो हमें सबक सिखाता है और लोगों को इससे सीख लेने की जरूरत भी है। ये वीडियो आप पहले देखिए। धमतरी में तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। उफनते सीता नदी नाले से बाइक सवार युवक ने निकलने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव के चलते युवक बाइक सहित नाले में बह गया। तस्वीरें आप देखिए ध्यान से, वहां कई लोगों की भीड़ नजर आ रही है। पानी का बहाव भी आप देखिए और ये देखिए युवक लाल घेरे में स्पॉट
आपको हम करके बता रहे हैं किस तरह तेज पानी के बहाव में, बारिश के पानी में उफनते नाले से जब उसने पार करने की कोशिश की बाइक को, और यह हादसा हो गया। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक की जान जरूर बचा ली, लेकिन ये एक बड़ा जोखिम, आपकी जरा सी लापरवाही, आप देखिए किस तरह का एक बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और दोनों तस्वीरों से सबक लेने की आवश्यकता है। पहली तस्वीर धमतरी और दूसरी तस्वीर आप देखिए अंबिकापुर। बाइक सवार एक युवक देखिए, उसका बैलेंस ही नहीं बन रहा है, बैलेंस बिगड़ता है, लड़खड़ाता है और बह जाता है। निकल गड़बड़ खा रही ना।